हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 अगस्त के बाद में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पाए। सो सॉरी फॉर दैट। और अब से हम आपके साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहला चैप्टर आपके लिए क्लास 10th का लेकर आए हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को कहा जाता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जानते हैं इसे प्रकाश का परावर्तन, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है प्रकाश, क्या है लाइट। तो बच्चों हिंदी में इसे प्रकाश और इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। ये दोनों बिल्कुल सेम फैक्ट हैं। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। प्रकाश क्या है, तो अगर बच्चों आपसे डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का साधन है या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा और इस लाइन को आप नोट भी करते चलें कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। आप नोट करते चलें और इजीली वे में समझते चलें। तो हमने प्रकाश के बारे में जाना कि लाइट इज़ एनर्जी विच कैन हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। और क्या आप प्रकाश के बारे में बता सकते हैं, और क्या आप प्रकाश को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बच्चों 9th में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था, तरंग के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमें पहली तरंग बताई गई थी मैकेनिकल वेव, दूसरी बताई गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरी बताई गई थी मैटर वेव। सो लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो पहली कंडीशन जो हमने देखी लाइट क्या है, तो ये एक ऊर्जा है। दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं प्रकाश क्या है, ये एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, इनकी खासियत क्या है और लाइट इससे कैसे रिलेट करती है, सब जानेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू पे। तो चलिए जानते हैं क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला फैक्ट आपने जाना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रोपोगेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की, किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से अगर आप लाइट को रिलेट करें तो प्रकाश को भी संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये प्रकाश, जब विद्युत चुंबकीय तरंग को हमने इसको डेडिकेट किया है, प्रकाश को हमने कहा है कि एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब ये तरंग प्रोपोगेट करती है तो किस मीडियम से आती है, क्योंकि मीडियम की तो ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको क्लियर कर दें कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होगी बच्चों, निर्वात में। अगर चाल होगी तो कितनी होगी, तो बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये निर्वात में चलती है तो कुछ इसका पाथ होता होगा। तो लाइट है,
हमेशा लीनियर मोशन में गति करती है, हमेशा एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है। ठीक है बच्चों, तो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आया, अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट आया कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, एक प्लेन लाइन में, सिंपल सीधी लाइन में गति करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कुछ फैक्ट जाने लाइट के। आपने ये भी सुना होगा कि प्रकाश जो है ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये घटना प्रकाश के विवर्तन की होती है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है। इसके एग्जाम्पल आप देखते होंगे बरसात के दिनों में, जैसे इंद्रधनुष का निकलना, तो उसमें सफ़ेद लाइट की जो बीम है वो आपकी 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, और सभी रंग की वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य सबकी अलग अलग होती है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हुए भी अगर हम एक कंबाइन रूप से देखें तो जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बच्चों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है बच्चों, तरंग दैर्ध्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लाइट के बारे में जानने थे, लाइट के बारे में समझना था। अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चलिए बच्चों, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले समझ लें बच्चों कि होता क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आए और किसी तल से टकराने के बाद में वो उसी माध्यम में मुड़ जाए, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर रेयर मीडियम में है तो रेयर मीडियम में रहे, अगर डेंस मीडियम में है तो डेंस मीडियम में रहे, किसी भी प्लेन सरफेस से टकराने के बाद में अगर वो मुड़ जाता है उसी मीडियम में, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से परिभाषाबद्ध तरीके से समझ लें कि प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम से उसी माध्यम में किसी परावर्तक तल से टकराने के बाद मुड़ने के कारण होता है। क्लियर बच्चों? चलिए तो देखते हैं प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। मोस्टली आपको प्रकाश परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं और 2 ही नियम पढ़ने हैं। तो इन 2 नियम में पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? देखिए, प्रकाश की किरण अगर कहीं से आ रही है और नीचे कोई तल है जो कि एक साइड से पॉलिश्ड है, एक साइड से इसको कलई किया गया है, पॉलिश किया गया है, और यहाँ पे जो किरण आ रही है आने के बाद इस तल से टकराती है और मुड़ जाती है। तो बच्चों जो तरंग आ रही है, जो वेव आ रही है, जो लाइट की बीम आ रही है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण मुड़ चुकी है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसी को बच्चों कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और इसको कहा जाता है बच्चों रिफ्लेक्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, ये आपका वो प्लेन है, क्या है? प्लेन है, मतलब ये आपकी वो सतह है, सतह है बच्चों, जिसे तल भी कहा जाता है, जहाँ से लाइट गिरने के बाद में परावर्तित हो रही है। अगर इस पर हम एक अभिलंब डाल दें, इस पर अगर हम एक अभिलंब डाल दें, इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझें कि इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो अगर इस पे हम एक परपेंडिकुलर डाल दें,
तो अब जो हमारा पहला नियम है वो बिल्कुल ही तैयार हो जाता है, बिल्कुल ही तैयार होता है। और जिस पॉइंट पे ये रे गिर रही है बच्चों, इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये बच्चों मैंने पहले भी बताया है, इसको कहा जाएगा अभिलंब। अब आपका पहला नियम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। तो क्या कहता है पहला नियम? पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहता है पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यह बच्चों प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश परावर्तन के अगर दूसरे नियम की चर्चा की जाए तो वह नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर हम देखें तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, अगर इस कोण को हम कहें साइन आई, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रहा है और लंबवत आ रही है तो इसीलिए साइन लिया जाएगा, इंसिडेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे आई लिया जाएगा। और यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल अगर हम मानते हैं साइन आर, क्योंकि ये भी लंबवत है और लंबवत होने के साथ साथ आर क्या है आपका? आर फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो साइन आर कह दिया। तो दूसरा नियम हमें क्या बताता है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वही रिफ्लेक्ट एंगल भी होगा। मीन्स ऑफ दैट इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल। या दूसरा नियम हमें एक्सप्लेन करता है, दूसरा नियम बताता है कि आपतन कोण की जा परावर्तन कोण की जा के बराबर होगी। तो दूसरे नियम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों? दूसरे नियम को हम लिखते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये आपका दूसरा नियम। बच्चों जो मैंने ज्या की बात की है तो साइन को ही ज्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि साइन को ही क्या कहते हैं? ज्या कहा जाता है। तो आपतित किरण की ज्या और परावर्तित किरण की ज्या दोनों समान होती हैं, सेम होती हैं। तो ये दो नियम थे बच्चों आपके प्रकाश परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, बिल्कुल फैक्ट है कि प्रकाश परावर्तन के लिए तल का रिफ्लेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तल का परावर्तक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तल परावर्तक नहीं है, एक तरफ से वो पॉलिश्ड नहीं है, तो उस तल से किरणें परावर्तित नहीं हो पाएंगी और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएंगी, जिसको हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो आपका तल है, जो परावर्तक तल है, वो एक तरफ से पॉलिश्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो एक तरफ से पॉलिश हो, जैसे मुंह देखने वाला शीशा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, आपने बचपन में कई सारी ऐसी हरकतें की होंगी कि शीशा दिखाना किसी को, धूप से लाके छाया में बैठे हुए व्यक्ति को चमक दिखाना। तो ये सारी घटनाएं कैसे होती थी? ये सारी घटनाएं आपके रिफ्लेक्टिव सरफेस होने की वजह से होती थी, परावर्तक तल होने की वजह से होती थी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ये समझना है कि प्रकाश परावर्तन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तल जो है आपका वह कैसा हो? परावर्तक हो। ठीक है बच्चों, तो अगर तल परावर्तक है तो ये एक ही टाइप के कांच से रिफ्लेक्शन हो सकता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों दर्पण। ठीक है, तो इसके बाद हम दर्पण पे डिस्कस करने वाले हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपने इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं दर्पण के बारे में। आशा करते हैं कि आप सभी प्रकाश परावर्तन के नियम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखना है कि क्या है बच्चों दर्पण क्या है। इसी को बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। तो मिरर आपके मोस्टली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप के मिरर के बारे में डिस्कस करना है। एक आपका अवतल दर्पण जिसको कहा जाएगा कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका उत्तल दर्पण जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि अवतल दर्पण बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? अवतल दर्पण के बारे में। इसी को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर देखते हैं बच्चों कैसे बनता है। अगर हम कांच का एक खोखला गोला ले लें, कांच का एक खोखला गोला ले लें और उस गोले को हम काट दें, कट कर दें। क्या कर दें बच्चों? काट दें। तो जब इस कांच के गोले को काट देंगे, चलिए काट के दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास गोला था और इस गोले को हमने काट दिया। तो काटने के बाद में इतना हिस्सा इसका क्या हुआ बच्चा? गायब हो गया। ठीक है बच्चों, इतना हिस्सा क्या हुआ? गायब हो गया। अब यह जो वृत्त पहले बना हुआ था, जो गोला पहले बना हुआ था, ये उसका क्या है बच्चों? ये सेंटर था, केंद्र था। क्या था? केंद्र था। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों लाइन को मिटा दें तो क्या केंद्र गायब होगा? बिल्कुल गायब नहीं होगा, वो अपनी जगह पर रहेगा। समझिए बच्चों, मैंने आपसे कहा कि कांच के खोखले गोले को काट कर अगर हम इसे बाहर से पॉलिश कर दें, बाहर से कलई कर दें, तो जो दर्पण तैयार होता है उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। आ रही बात समझ में बच्चों? अवतल दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले को काट कर और बाहर से पॉलिश कर देने पर परावर्तक तल अंदर की तरफ से बन जाता है और इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब दर्पण का जो मध्य भाग होगा, इसको कहेंगे बच्चों हम, इसको कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? इसको ध्रुव कहेंगे, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है बच्चों? पोल कहा जाता है। ध्रुव से जो सेंटर बना था, केंद्र बना था, वहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे बच्चों? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये जो केंद्र है बच्चों, देखिए पहले हमारा गोला था, अब ये गोला ना होकर क्या बचा है? वक्र बचा है, एक कर्व बचा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र, क्योंकि ये अब सिर्फ वक्र बचा है और वक्र का ये सेंटर है, वक्र का केंद्र है, तो इसे क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कर्व कहा जाता है, इसको सेंटर कहा जाता है। तो अब ये गोला जो था, स्फेयर जो था, वो अब स्फेयर ना रह के कर्व बचा हुआ है और कर्व का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि कांच के खोखले गोले को काटकर बाहर से पॉलिश करके हम क्या बनाएंगे? कॉनकेव मिरर बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। और इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहा जाएगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। ये हुआ आपका वक्रता केंद्र। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम बेटा नाम देते हैं मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं? मुख्य अक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर में हमेशा आपसे पूछेगा मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, पोल क्या है। तो आप बेसिकली बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस वक्र के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाएगा, या फिर आप दर्पण के केंद्र को भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये दर्पण बन चुका है। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाएगी।
वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस कहा जाता है या फिर मुख्य फोकस कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहा जाता है बच्चों? तो आप कहेंगे फोकस कहा जाता है या इसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोकस और मुख्य फोकस दोनों एक ही बात है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और पोल जो इसके हैं बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। 100% क्लियर है कि अवतल दर्पण कैसे बनता है, कब बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है और अवतल दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है और मुख्य अक्ष कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं अगले टॉपिक को, जिसका नाम है उत्तल दर्पण। क्योंकि एक टाइप का दर्पण तो आपने देख लिया, अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण को हम कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यह कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसे बनेगा? सेम प्रोसेस है बेटा, कुछ नहीं करना है। इसमें भी गोला है, ठीक है, इसमें भी क्या है? गोला है। कांच का एक खोखला गोला लेंगे और कांच के इस खोखले गोले को फिर से हम काट देंगे जिस तरीके से हमने इसके प्रीवियस में काटा है। काटने के बाद में जैसा कि आपको बताया था मैंने, इसका एक सेंटर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसको इस बार हम क्या काम करेंगे बच्चों? अंदर से इसको पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? अंदर से पॉलिश कर देंगे। कोई डाउट नहीं, अंदर से पॉलिश कर देंगे तो इसका परावर्तक तल किधर होगा बच्चों? बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें लड़के बाहर की तरफ मुड़ जाया करेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बाकी सबका सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी उसी तरीके से वक्रता केंद्र होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, सारी चीज़ें होंगी। इसके बारे में और भी आगे हम डिस्कस करेंगे जब आपको अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी और आपने डेफिनेटली इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सो इस बात के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं कि फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, झूमे गाएं, मस्त रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।